हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस वीडियो लेसन में एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हुए डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ये 8.21 से देखते हैं। तो 8.21 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑफ द D4 species Cr2 plus is strongly reducing while manganese 3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। कुछ रीजनेबल क्वेश्चन इसमें 3 दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है कि D4 स्पीसीज जितने भी हैं तो उसमें Cr2 स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, जबकि मैग्नीज 3 है ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? तो देखिए, ये दोनों चीज़ डिपेंड करता है उसके ये स्टैंडर्ड वैल्यू पर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ Cr3 प्लस Cr2 प्लस के लिए निगेटिव होता है, 0.41 वोल्ट होता है, जबकि यही Mn3 प्लस Mn2 प्लस के लिए पॉजिटिव होता है 1.57 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयन जो है यानी Cr2 प्लस आयन कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cr3 प्लस आयन एंड एक्ट्स एज ए, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जबकि Mn3 प्लस आयन है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो ये चूँकि इसका निगेटिव है तो इससे ये बनाने के लिए पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में ये Cr2 प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है Cr3 प्लस बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि Mn3 से 2 में पॉजिटिव है, तो यानी Mn3 Mn2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए Mn3 ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है और Cr2 आपका रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। अब इसके बाद है कि कोबाल्ट सेकेंड is stable in aqueous solution but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized। तो देखिए, कोबाल्ट थर्ड जो है तो इसको ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज देन कोबाल्ट सेकंड आयन होती है। मैंने सेकंड वाला है कोबाल्ट 3 तो ये ज़्यादा आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकता है एज कम्पेयर टू कोबाल्ट सेकंड आयन। तो इसलिए कोबाल्ट सेकेंड आयन जो है ये बीइंग स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन चेंजेज टू कोबाल्ट 3 आयन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। यानी CO3 में कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर CO2 कोबाल्ट सेकेंड है अगर तो एक्वस सॉल्यूशन में वो आसानी से CO3 में कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएजेंट्स प्रेजेंट हैं तो। इसके बाद है कि द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस। तो देखिए, ये आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विथ D1 कॉन्फ़िगरेशन टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर D0, क्योंकि D0 आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ही नहीं D में, और 1 है तो 1 पेयर्ड है तो वो लूज करके अपना टेंडेंसी D0 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखते हैं। तो दैट इज क्वाइट स्टेबल, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देयरफॉर सच आयंस विथ D1 अंडरगो आइदर ऑक्सीडेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन हैंस अनस्टेबल। तो ये D1 जो है वो अपना लूज करके D0 में कन्वर्ट हो जाना चाहते हैं, क्योंकि D0 कन्फिग्रेशन आ जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कोई भी आयन है या एटम है तो अपने मूल स्टेबल स्टेज को प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद है 8.22 कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि कोई भी एक आयन है जो कंपाउंड आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का जो होता है वह डिस्प्रोपोर्शनेट जब होता है तो उसमें एक ही साथ 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं। उसी मेटल से रिलेटेड एक ही साथ 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है, यानी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं रहता है। तो एक ही ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड को
स्प्लिट हो करके दो अलग अलग तरह के, जिसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वाला हो और एक कम वाला हो, यानी एक ऑक्सीडाइज हो जाए और एक रिड्यूस हो जाए, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें घटेगा तो वो रिड्यूस हो गया। तो एक ही मेटल एटम जो है एक ही कंपाउंड से टूट करके एक पार्ट में एक फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं कि इन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीजिंग इन ON, ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, एज वेल एज रिडक्शन मीन्स डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिजल्टिंग the formation of two different products. In other words, same substance is behaving as oxidizing agent for one molecule and at the same time reducing agent for another molecule. अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एक यहाँ पर है 3MnO4 है, मैग्नेट है, तो यहाँ पर इसमें Mn का +6 है, 4H के साथ ये कंबाइन करके डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, तो इसमें MnO4- यानी पर मैग्नेट बन जाता है और MnO2 बन जाता है और साथ में H2O निकलता है। तो देखिए यहाँ पर +6 है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर हो जाता है +7 और इसमें हो जाता है +2। तो यहाँ +6 था, एक में बढ़ गया और एक में घट गया। उसी तरीके से दूसरा है एग्जाम्पल ले सकते हैं कि CrO4 3- है, तो इसमें Cr का +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट को, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है 2CrO4 2- में, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, तो 5 से बढ़ गया है, और इसमें क्या होता है यहाँ +3 हो जाता है, तो Cr3+ है तो इसमें +3 हो गया। तो इसमें भी क्या आप देख रहे हैं कि एक पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया और एक में घट गया। तो इस तरीके से एक ही सब्सटेंस एक मोलिक्यूल के रूप में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और दूसरे मोलिक्यूल के फॉर्म में वो रिड्यूस हो जा रहा है। जहाँ बढ़ रहा है वहाँ ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और जहाँ घट रहा है वहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है ये चीज़। तो इस रिएक्शन को या इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद है 8.23 कि विच मेटल इज इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। तो देखिए कॉपर जो होता है फर्स्ट माने 3D सीरीज में जब देखते हैं तो कॉपर के लिए 29 होता है एटॉमिक नंबर और उसका 3D10 4s1 होता है। तो ये जब अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो आराम से 4s1 का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज हो जाता है और Cu+ में 1+ में कन्वर्ट हो जाता है, और 1+ में कन्वर्ट होने पर 3D10 रहता है जो 3D के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेज हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये बेसिकली कॉपर के साथ होता है। तो वही हमने लिख दिया है कि Cu = Ar3D10 4s1 exhibit +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s1, यही हट जाता है, एंड गेट्स 3D10 कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल। तो ये 3D वाला आता है, मोर स्टेबल हो जाता है, तो ये आसानी से मिल जाता है। इसके बाद 8.24 में है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयंस Mn3+, Cr3+, V3+ और Ti3+, विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर तो Mn का 25 होता है, Cr का 24 होता है, V का होता है 23 और T का होता है, Ti का होता है 22। अब 3 लूज हो रहे हैं, तो लूज होने के बाद इसका मिलता है Ar3D4, यहाँ पर है Ar3D3, इसमें Ar3D2 और इसमें Ar3D1 हो जाता है। तो इसमें अनपेयर्ड 3D4 है, यानी 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। इसमें 3D3 है यानी 1 2 3, तो 3 हो गई। इसमें 3D2 है तो 1 और 2 तो 2 हो गई, और इसमें 3D1 तो ये 1 हो गया, और इसमें C3+ जो है Cr3+, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब 8.25 में देखिए कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल्स
and suggest reasons for the following features of the transition metal chemistry. The lowest oxide of transition metal is basic, the highest is amphoteric और एसिडिक। तो देखिए हम लोग पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो बेसिक नेचर होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जब मिडिल रेंज में आता है तो एम्फोटेरिक, और जब ज़्यादा हो जाता है एसिडिक नेचर तो एसिडिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। जैसे MnO में Mn का 2+ है तो ये बेसिक हो गया, जबकि यही Mn2O7 है तो इसमें Mn का 7 हो जाता है तो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो गया तो ये एसिडिक हो गया, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कम था तो ये बेसिक था। इसके बाद इसमें सेकंड में कह रहा है कि A transition metal exhibit highest oxidation states in oxidized and fluoride। इसका हम लोग डिस्कशन प्रीवियस क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए वो अदर मेटल के साथ अपना ज़्यादा कंबाइन करके मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और फ्लोराइड्स भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए उनके संख्या में अधिक से अधिक एटम जुड़ करके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर लेते हैं। समरी में यही आंसर है। इसका यही इफेक्ट है कि उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं। फिर है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ ए मेटल। इसका भी सेम रीजन है लगभग। यहाँ हमने लिख दिया उसको कि दिस इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल क्रोमियम एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इन ऑक्सो एनायन उसका होता है CrO4 तो उस 2- में तो इसका +6 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरीके से ये है मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 इन ऑक्सो एनाइन MnO4 पर मैग्नेटाइन है तो इसमें +7, तो ये अपना हाईएस्ट दिखाते हैं ऑक्सो एनाइंस में। और कारण क्या है तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए। फिर इसके बाद है 8.26 में कि इंडिकेट द स्टेप्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइटाइन एंड KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। तो ये डिटेल्स में हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का पढ़े हुए हैं एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन। तो सेम वही प्रिपरेशन जो हम लोग वीडियो में देखे हुए हैं, डिस्कस किए हैं, उसी को लिखना है। इसके बाद 8.27 में है कि व्हाट आर एलॉयज, नेम एन इम्पॉर्टेंट एलॉय विच कंटेन सम ऑफ द लैंथेनॉइड मेटल्स, मेंशन इट्स यूजेज। तो देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लैंथेनॉइड में, वैसे हमने लिख दिया है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। कम से कम उसमें एक मेटल जरूर होगा, तो एक या एक से अधिक मेटल हो और बाकी नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तो उनका ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है मेटल या नॉन मेटल जो मिलाना है कंसिस्टेंट, उनको लेकर के मेल्टेन स्टेज में मिला करके मेल्ट जब किया जाता है एक साथ तो वो आपस में मिल करके वो बना लेते हैं एलॉय। फिर इसका एग्जाम्पल में है कि एन इम्पॉर्टेंट एलॉय कंटेनिंग लैंथेनॉइड मेटल अप्रॉक्सीमेटली 95%, आयरन 5% अप्रॉक्स, ट्रेसेज ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम इज मिक्स्ड मेटल which is used in Mg based alloy to prepare bullets, shells and light flint। इसको हम लोग लिखे भी थे, यहाँ भी हमने लिख दिया है उसको। इसके बाद 8.28 है व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 29, 59,
74, 95, 102, 104। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ये इनर ट्रांजिशन मेटल का डिफिनीशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड लैंथेनॉइड्स Z = 58 to 71 and actinoids Z = 90 to 103. These elements have incomplete f orbital in penultimate cell of their atoms। यानी जो लास्ट सेल होगा उसके 2 सेल पहले, पेनल्टीमेट सेल का मतलब वही हो कि 2 सेल पहले, जैसे लास्ट वाला 6 है तो 4f में, लास्ट वाला 7 है तो 5f में, तो उसमें इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द गिवन एटॉमिक नंबर्स यहाँ पर दिया हुआ है 29 का, 59 का, 74 का। ये आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से लिखना आप जान चुके हैं तो लिख सकते हैं। और इसके यहाँ दिया भी गया आपके हिंट के लिए, फ्रॉम द एबव कॉन्फ़िगरेशंस वी गेट दैट एटॉमिक नंबर 59, ये जो है आपका एफ में आ रहा है 95, देखिए यहाँ पर है F7 में आ रहा है इनकम्प्लीट, एंड 102 ये है। तो ये तीनों के तीनों एक्टिनॉइड में आते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल में। तो एक आपका लैंथेनाइड है, बाकी 2 एक्टिनॉइड हैं, दोनों के दोनों आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हैं। इसके बाद 8.29 में है कि द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट्स इज नॉट सो मच as that of the lanthanoid. Justify this statement by giving some examples from the oxidation state of these elements. तो देखिए actinoids show +3 oxidation state in general, but there is a great range of oxidation state varying from +3 to +7. जनरली +3 दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ इसमें +3 से लेकर के +7 तक का वेरिएशन होता है। और ड्यू टू द फैक्ट दैट 5s, 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपरेबल एनर्जी, क्योंकि उसमें एक्टिनॉइड्स में 5f आता है, 6d आता है और 7s आता है। तो इनके एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए वेरिएशन स्टेट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो due to uneven distribution of oxidation states among actinoids, their study becomes somewhat difficult। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई स्टेप वाइज सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है या सीक्वेंस नहीं पाया जाता है, बल्कि अनइवन वेरिएशन होता है, तो इसलिए थोड़ा स्टडी इनका मुश्किल हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट TH के लिए आपका +4 हो जाता है, PA के लिए +5 हो जाता है, यूरेनियम के लिए +6 हो जाता है और नेपटूनियम के लिए +7 हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकते हैं, तो स्टडी को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसके बाद है आपको 8.30 कि विच ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ which is the last element of the series of the actinoids. Write the electronic configuration of this element. Comment on the possible oxidation state of this element. तो देखिए आप पहले पढ़े हुए हैं एक्टिनॉइड का कि लॉरेंशियम Lr Z = 103 द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है Lr है 103 है, तो Rn माने रेडॉन 5f14 6d1 और 7s2 हो जाता है। इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 8.30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया, और इसके बाद 7-8 क्वेश्चन आपके इस बुक में हैं, ये 8.31 से लेकर के 8.38 तक। तो इन क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन एक अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, और तब उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।